हाय, वेलकम टू रामबाण। एक ऐसी हेल्थ पॉडकास्ट जहां समझेंगे कॉम्प्लिकेटेड साइंस को साधारण शब्दों में, जहां हम समझ पाएं कि प्रॉब्लम क्या है, जहां हम रूट कॉज तक पहुंच पाएं। और मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं अबाउट दिस पॉडकास्ट, दैट आई नेवर विश टू कॉन्ट्राडिक्ट और कंटेस्ट विद एनी मेडिकल एक्सपर्ट। जो जो मेडिकल फील्ड है वो इसके बियॉन्ड है। मैं प्री डॉक्टर विजिट के बारे में बात करता हूं कि और ऐसा माना जाता है इस फील्ड के अंदर, इवन साइंस में भी, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना डिले कर पाएं अपना विजिट डॉक्टर को, कि ऐसी कंडीशन ही ना लाएं कि जहां पर हमें डॉक्टर को विजिट करना पड़े। तो आई एम टॉकिंग, ऑलवेज टॉक अबाउट प्री डॉक्टर स्टफ दैट यू कैन डू। आप अपनी रिपोर्ट से क्या पता लगा सकते हैं और किस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड अगेन, for any doubts or whatsoever with regard to your test, you have to consult an expert. Experts are the guys who you should seek advice from, but pre-doctor, जब तक आप उनके पास नहीं जा रहे हैं, this podcast will help you a lot in understanding lot of factors about health. And I guarantee you this, and here is my challenge to everyone, that if you watch every episode of this podcast in whatever time you need, 2 weeks, 3 weeks of time, watch every single episode, and I promise you that you would have gained at least 100% more knowledge on health than your counterparts or than anybody who you live with. आपकी नॉलेज में बहुत इन्हेंसमेंट होगी। चलिए आज बात करते हैं हम हार्ट अटैक की। क्यों आता है हार्ट अटैक, किसको आता है, क्या हमारी फिटनेस इंश्योर करती है कि हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्या एज एक फैक्टर है कि इस एज के बाद आ सकता है और इस एज से पहले नहीं आएगा, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम कहीं पहले पता लगा सकते हैं कि मेरे को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं या नहीं है। जानते हैं इन सब के आंसर्स, बिकॉज यही क्वेश्चंस हैं जो हमें ट्रबल करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे सामने बहुत पूछा जाता है और बोला भी जाता है इनडायरेक्टली थ्रू समवन, कि यार मेरी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, एंड देयरफॉर आई एम लाइकली टू गेट इट। नो, यू आर नॉट लाइकली टू गेट इट, नॉट एट ऑल। तो इसको समझते हैं कि क्या अगर मेरे पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं मान के चलूं कि मुझे आएगी, और मैं ये प्रूव करता हूं कि ऐसा नहीं होता है। सो लेट अस फाइंड आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस दैट हैव बीन रियली ट्रबलिंग अस इन जनरल। पहले समझते हैं कि स्ट्रोक, क्योंकि एक वर्ड हम यूज करते हैं कि यार उसको स्ट्रोक आया, फिर दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक and heart attack in a non-medical sense, in a non-medical term. स्ट्रोक माने ब्रेन का इशू है, सीधा सिंपल। सो स्ट्रोक का मतलब है कि प्रॉब्लम ब्रेन से शुरू हुई और देन इवेंचुअली हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज ऑफ द ब्रेन। हार्ट अटैक का मतलब है कि प्रॉब्लम हार्ट के साथ है। दोनों अलग हो गए, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर्स भी हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड। तो ब्रेन की प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रिडोमिनेंटली दो रीजंस इसके बताए जाते हैं कि एक जो मेजर रीजन है वो तो यही है कि ब्रेन इज डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं जो उसकी सप्लाई है, हमारी ब्लड वेसल्स की जो सप्लाई ब्रेन में जाती है, उसमें तकलीफ है, दैट गेट्स इंटरप्टेड और ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या ब्रेन के अंदर कुछ कुछ और होता है। वी डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट एसेंशियली इट इज़ अ ब्रेन इशू। होता क्यों है? दो कारणों से हो सकता है ये। वन इज द फ्लूइड रिटेंशन इन द किडनी, जिसके कारण ब्लड प्रेशर शूट ऑफ हो जाता है और वो फिर आपको ब्रेन का ये सब प्रॉब्लम्स करता है। एंड द सेम ब्लड प्रेशर कैन बी रेज्ड बाय हाई इंसुलिन। सरप्राइज? यस। सो हाई इंसुलिन क्या करती है कि हाई इंसुलिन डिस्टरप्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। एक कंपाउंड है
जो हमारे ब्लड वेसल्स में चाहिए होता है उसके डायलेशन के लिए थोड़ा बहुत डायलेशन चाहिए होता है, राइट? ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू इन एंड आउट, तो वो जो डायलेशन है वो रुक जाता है, वो स्टिफ हो जाता है, डायलेशन नहीं बचता है अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन रहा है। और नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कौन रोकता है? हाई इंसुलिन, राइट? So you can shoot up your blood pressure by, number one, if you are retaining more fluid in the kidney. Reasons could be several. Number two, if you stop the production of nitric oxide, and both can lead to a stroke. Now, to say that agar if I am living with high blood pressure, then am I likely to get a stroke? Yes, probably there is a risk factor for sure. The research and evidence and experts are very clear on this. But क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है लेकिन I can still manage it? Yes, that is also a possibility that you can bring down the blood pressure. Blood pressure को तो कम लाना पड़ेगा. So हमारी बॉडी का ये बड़ा अच्छा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनोमिना है. अगर कुछ मार्कर्स हैं, अगर आप उनको बढ़ा के रखोगे, ब्लड प्रेशर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंसुलिन इज अनदर वन. अगर आप ये चाहोगे कि मैं ये बड़े हुए नंबर्स के साथ में जी लूँ, तो थोड़ा मुश्किल है. I mean, exceptional cases are everywhere, but it gets difficult. Now, coming to heart attack. अब हार्ट अटैक एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जो ना तो एज को देख के आ रही है, ना फैमिली हिस्ट्री को देख के आ रही है, ना आपकी सेहत को देख के आ रही है, और ना कल्चर या सोसाइटी की वजह से आ रही है. ये मतलब ये किसी को भी आ रहा है. And we often hear that, oh, this guy was like working out, training in the gym, and then he got a heart attack and he died. And I heard of a case where the guy just stopped from his normal regular run, and then, yeah, as he sat down, he got a heart attack. I had lost a friend because of heart attack who was apparently quite fit. And he went for cycling. So, किसको आ रहा है, कैसे आ रहा है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कि क्यों आता है. तो 80 to 90% of the cases, I can be wrong in this percentage because we don't have the data, specific data for it. I don't have that. पर 80% of the cases you can say कि जो हार्ट अटैक आ रहा है वो आर्टरी की ब्लॉकेज के कारण आ रहा है. एक हमारी आर्टरी, मेन आर्टरी होती है हार्ट की, अगर उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं उस आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है. और वो ब्लॉकेज क्यों आता है? दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज वेयर वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन. और यहाँ पर भी आपको हाई ब्लड प्रेशर में और आर्टरी ब्लॉकेज में एक कॉमन फैक्टर मिलता है. चलिए समझते हैं इसको. आइए अब समझते हैं कि ये ब्लॉकेज कैसे आती है और किसके कारण आती है. तो and this is why cholesterol gets a bad name. कोलेस्ट्रॉल को बुरा बोला जाता है. और यस, कारण है कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो ब्लॉकेज आती है दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय कोलेस्ट्रॉल, द कंपोनेंट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो पर ये आती क्यों है? इज इट द टोटल कोलेस्ट्रॉल दैट इज डैमेजिंग? इज इट द एलडीएल नंबर्स? और ये बहुत कंफ्यूजन है. और मैं उस अपनी क्या कहूँ, मैं उसे अपने क्रेडेंशियल्स से ऊपर बात नहीं करूँगा मैं इस फील्ड में. तो you must seek a consultant's help there, but it is pretty clear in the researches, and it has been spoken by a lot of cardiologists also, कि cholesterol numbers is not a worry जितना हम वरी करते हैं, whereas the issue lies somewhere else. अब issue कहाँ lie करता है? Let's understand that. कि जब मेरा इंसुलिन हाई है, तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि अगर इंसुलिन हाई है तो दैट लीड्स टू हाई ट्राइग्लिसराइड्स. और हाई ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब है कि आपका जो फैट है वो ब्लड में फ्लोट कर रहा है बहुत ज़्यादा. अगर हाई है तो इसका मतलब क्या है कि वो फैट ना तो स्टोर हो पा रहा है, ना उसका यूज हो पा रहा है. तो उसके अंदर कुछ हमारे लाइपोप्रोटीन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकेज.
अब इस एपिसोड के लिए इतना ही समझना बहुत है कि एक्चुअली में टोटल कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रॉब्लम कुड बी or maybe triglycerides. And then the problem could be LDL somewhere, but at a very high level, and I'll come to that. So, high insulin leads to high triglycerides. High triglycerides leads to blockage, artery blockage, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हार्ट अटैक की बात कर रहे थे. अब इसका जो ब्लॉकेज वाला है, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, कि ये किसी को भी हो सकता है. और जहां फिटनेस की बात आती है कि देन वी ऑफन स्पीक अबाउट दोस गाइज कि यार वो तो जिम में ट्रेन करता था, ही वाज क्वाइट मस्कुलर, ही वाज क्वाइट अ रनर, लंबा एंड्योरेंस रनर था. तो जनरली वी एज्यूम कि ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनली, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि इंटरनल प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है. एंड वी कैन एन एथलीट और अ पर्सन कैन be a runner or can be a very good trainee in the gym and with nice body and he can still have artery blockage. तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि just because you are fit that does not mean from outside, that does not mean that you are fit from inside. ये internal fitness का मामला है ब्लॉकेज का. अब इसीलिए किसी भी एज में आ सकता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज लाइक वेरी कॉमन इन इंडिया बिकॉज ऑफ आवर हाई कार्ब plus fat, a combination that is very dangerous and deadly for many people, not for all of us of course, पर वो जो combination है that is makes it really really bad. अब आप समझिए कि जब आपका फैट हाई है और उसको जगह नहीं मिल रही पाक होने की, तो इन अ वे वी आर फोर्सिंग इट टू काइंड ऑफ डिपॉजिट. तो एज कोई फैक्टर नहीं हुआ इसके अंदर. अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, वो है जेनेटिक्स का, बिकॉज पीपल स्टे वरीड अबाउट इट अ लॉट कि यार मेरी तो फैमिली हिस्ट्री है. अब फैमिली हिस्ट्री को आप समझिए कि डॉक्टर वेंकी रामाकृष्णन इज a Nobel Prize winner, and he has written in his book a very nice line which goes like this: DNA and its partner proteins are affected by or can be affected by environment to affect the way our genes are used. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा environmental factors हैं वो हमारे genes को डायरेक्ट कर सकते हैं टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. तो जहाँ जेनेटिक्स की बात आती है तो उसका मतलब क्या है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरे पेरेंट्स में या मेरे मदर वाली साइड में या फादर वाली साइड में कहीं ना कहीं किसी को हार्ट इशू है, इसलिए मुझे भी आएगा. एंड आई डू नॉट बिलीव, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ट इशू, बिकॉज हार्ट को ट्रेन किया जा सकता है बहुत अच्छे से. आई डू नॉट रियली बिलीव कि इसमें जीन्स का कोई बहुत बड़ा रोल है अगर आप सेम लाइफस्टाइल से. वो रोल कहाँ आता है कि आप जिस घर में पैदा हुए उस घर के खान पान को लेकर आप बड़े हुए, चलते हुए बड़े हुए, which means that you are also eating and maintaining and living in the same environment that your parents did and that you are also in some cases your grandparents did. तो आप वही खाते आ रहे हैं जो आपके घर में सब लोग खाते आ रहे हैं. तो अगर उनको प्रॉब्लम आई है तो आपको भी आ सकती है. द प्रॉब्लम कुड बी द इन्वायरमेंट. और इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं खान पान की, आपके न्यूट्रिशनल हैबिट्स की, आपकी प्रिपरेशन की, आपकी ऑयल्स की, कि आप कैसे खाना बना रहे हैं. तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप में भी आएगी, क्योंकि आप तो उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो. इसीलिए जीन्स को आप, मेरे हिसाब से वन पॉजिटिव अप्रोच शुड बी दैट लिसन डूड, whatever has happened to my earlier generation, I don't care about that. It has happened. Now what I can do about my generation, my life is where I stand. और उसके अवज में आप ये नहीं बोल सकते कि यार बिकॉज मेरे पेरेंट्स को आया है ये तो मेरे को आएगा ही. और इसके बारे में हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको टेस्टिंग से नेगेट भी कर सकते हैं कि यार नहीं आएगा.
अगर हमने प्रॉपर टेस्टिंग कराई। एंड दैट्स व्हाई दिस टेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले ये सब समझना जरूरी था कि जीन्स का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है हार्ट से, अगर है भी तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज जीन्स के हर बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, पर बाकी सब जगह, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो, उसके बारे में कभी अलग एपिसोड में बात करूंगा मैं, एवरीथिंग इज बेसिकली गिव इन टू दैट डिजीज इन अ वे, we give in to that sickness, chronic ailment. Why? Because we are doing certain things which is helping it to prosper. अगर हमने टाइम पे चेक नहीं कराया आर्टरी ब्लॉकेज और वो ब्लॉकेज होती रही तो क्या रिजल्ट आएगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू हैव हैड हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स इन योर फैमिली और नॉट, you are likely to get a heart attack. So anybody can get a heart attack, first of all. And number two, anybody who is at whatever age you are, especially towards the older, like if you have crossed 40, you are as much eligible for a heart attack as anybody else who has got a family history. So though you both are equal. टेस्टिंग, अब दो तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं हम इसके अंदर। एक तो हार्ड कोर हार्ट रिलेटेड टेस्टिंग है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो उसके अंदर भी नॉर्मल ब्लड पैनल आपका चेक कराना पड़ेगा आपको, विच इज लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड पैनल जिसे हम बोलते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन, यूरिक एसिड। ये सब कोई भी नंबर्स आपका अगर बढ़ा हुआ है तो इट कैन इफेक्ट योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। नाउ कम्स टू हार्ट। तो एक टेस्ट आता है और वो टेस्ट है आपका CAC का टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर। अगर आप वो टेस्ट करा लेते हैं तो उसमें हमें ये पता लग जाता है कि मेरा कितना प्लैक ऑलरेडी बन चुका है, कितने मेरी परसेंट आर्टरी ब्लॉक्ड है। अगर आपकी आर्टरी ब्लॉक्ड है और उसका स्कोर 0 नहीं है लेकिन 100 है, 200 है, 2000, उसका स्कोर बहुत वेरी करता है बाय द वे, यू डोंट नीड टू बी रियली टू स्केयर्ड ऑफ इट एज वेल। कई बार 2500 है, वो भी नॉर्मल है, तो उसका स्कोर आई डू नॉट नो हाउ दे कैलकुलेटेड, बट द स्कोर एसेंशियली टेल्स यू कि आपकी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है। एंड वंस यू नो दैट ब्लॉकेज, देन ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स कैन हेल्प यू अ लॉट। तो CAC टेस्ट है, उसका भी एक एडवांस्ड वर्जन है, बिकॉज CAC कवर करता है कि प्लैक कितना बना है। CAC किसको कवर नहीं करता है? फॉर्मेशन ऑफ द प्लैक, कि क्या उसकी सराउंडिंग एरियाज में भी कुछ गड़बड़ हो रही है कि जिसके कारण वो प्लैक आज तो नहीं है कल को बन सकता है। तो उसको हम बोलते हैं कॉर्नरी CT एंजियोग्राफी। एक ये और एडवांस टेस्ट है, आई थिंक उससे एक्सपेंसिव होगा ये। तो उसके अंदर आपको ये पता लग जाता है कि जितने वो पार्टिकल्स हैं वहां पर, क्या दे आर जस्ट काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू फॉर्म दैट प्लैक, are they already there, because it's a long process and then it is not like कि मंडे को आपने कुछ खाया और ट्यूसडे को आपका प्लैक बन गया। it takes years, decades, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, and eventually all of us die because of that blockage. The only thing is we can delay that blockage, right? Very interesting, right? तो अब ये दो टेस्ट आपके लिए जरूरी हो गए, जिसको हार्ट का डर है और जिसको खास तौर पे जिसको जीन्स की वजह से, अपनी हेरिडिटरी की वजह से उनको ये डर लगता है कि यार मैं हार्ट पेशेंट बन सकता हूं, उनके लिए ये दो टेस्ट हाईली रिकमेंडेड, ताकि वो दिमाग से निकल जाए कि यार ये ब्लॉकेज वाला मामला तो नहीं है। हाई इंसुलिन विल टेल यू अबाउट, हाई ब्लड प्रेशर विल टेल यू अबाउट द अदर स्टफ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर हार्ट अटैक नाउ बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। तो एक तो वो हुआ। दूसरा, आपके कोलेस्ट्रॉल पैनल में दो चीजें और आप ऐड करा सकते हैं। एक है ApoB, which is a protein which carries this cholesterol, और वो भी जाना गया है कि that helps to build plaque। तो ApoB हाई होने का मतलब ये है कि आपके चांसेस हैं कि अगर आपको आज प्लैक नहीं है बना है तो कल को प्लैक बिल्डअप हो सकता है। That is number one. And second is Lp(a). I am mentioning it on the side as well. ये दो चीजें आप अगर अपने कोलेस्ट्रॉल पैनल में ऐड करवा लोगे, लिपिड पैनल में आजकल ऐड हो जाता है, तो ये दो नंबर्स आपको काफी इंश्योर कर देंगे। अगर दोनों ठीक हैं और CAC स्कोर भी आपका 0 है
तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि कम से कम आर्टरी ब्लॉकेज वाला सिस्टम तो नहीं है। और उसके ऊपर अगर आपका बीपी ठीक है, इंसुलिन ठीक है, then forget about your genes and then keep living your life the way you are, because you are healthy essentially if all your factors are low. अब इसके अंदर एक और भी कैवियाट है, वो ये है कि हो सकता है आपका इंसुलिन ठीक हो आज, हो सकता है आपका CAC स्कोर 0 हो, और ApoB और ये LP little m they are in normal range, but you are reeling with high uric acid. Then high uric acid can lead to poor mitochondrial health, can further lead to heart issues. बट वो लंबा प्रोसेस है। तो आइडिया क्या होना चाहिए कि मेरा कोई भी कंपोनेंट हाई है अगर मेरे उसमें पैनल में, तो पहले मैं उसको कम लाता हूँ। दैट शुड बी अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडिया कि अगर यूरिक एसिड हाई है, लेट मी ब्रिंग डाउन यूरिक एसिड। आई विल डू अ स्पेशल एपिसोड ऑन यूरिक एसिड बिकॉज यूरिक एसिड इज a lot of times is not coming because of what medicine professionals explain. Purines, no, we are not eating meat or not eating too much of vegetarian, that it can lead to high purines. Likewise, alcohol, supposedly if somebody is not taking alcohol, somebody is not eating too much sweet, then why high uric acid? And uric acid can be a big problem and is a big problem in India. So I'll do a separate episode, but that can also lead to heart issues. So I hope this episode explained to you कि हार्ट अटैक का एक हिसाब से क्यों आता है, हम क्या टेस्ट करा सकते हैं कि हमें ये श्योरिटी हो जाए कि ना आए, और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने नंबर्स को इम्प्रूव करने में। इसके लिए आपको मेरे प्रीवियस एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर है, ट्रेनिंग के ऊपर है कि कैसे हम हार्ट हेल्थ की ट्रेनिंग कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की, और वो तमाम और एपिसोड्स हैं, सब इंटरवाइब्ड हैं, they are so much interconnected, imbibed into each other, I should say, that one thing leads to another and then it leads to a more serious problem. So I hope you like this episode and continue watching Ramban. I'll keep coming back with such interesting insights. Thank you very much.